हाँ जी बच्चों, सभी बच्चों को नमः संस्कृताय। आपका निक एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और आपको पता है कि हम लोग सुपर टेट के लिए संस्कृत पढ़ रहे थे और संस्कृत में संधि चल रही थी। तो आज हम देखेंगे कि जो संधि हम लोग व्यंजन संधि पढ़ रहे थे, उस व्यंजन संधि के आगे और कौन कौन सी संधि हैं। ठीक है, तो आप लोग आ जाइए और देखिए कि व्यंजन संधि में और कौन कौन संधि होती हैं। जैसा कि एक बार रिवीजन करवा दे रहे हैं, व्यंजन संधि में आपकी स्तुत्व संधि, इष्टुत्व संधि, जसत्व संधि, अपदांत जसत्व संधि और लत्व संधि और आपका एक थी तोरली संधि। ठीक है, तोरली सूत्र से। और इस तरह से कुछ संधियां आपको बता दी गई थी। तो हम लोग देखते हैं कि आगे कौन सी संधि है और इसमें क्या नियम है। तो अगली आपकी संधि है अनुस्वार संधि। कौन सी संधि है? अनुस्वार संधि। ये संस्कृत की व्यंजन संधि है। संस्कृत में कौन सी संधि चल रही है? संस्कृत में व्यंजन संधि चल रहे हैं। ठीक है, आपका संधि का नाम है अनुस्वार संधि। और आपका अनुस्वार संधि का सूत्र है, अनुस्वार संधि का सूत्र है मो मो अनुस्वारः। सूत्र क्या है? मो अनुस्वारः। ठीक है, सूत्र है मो अनुस्वारः। तो आपका सूत्र है मो अनुस्वारः। किस संधि का है? अनुस्वार संधि का है। तो इसमें ये बताता है कि माँ का मतलब यहाँ माँ से है और अनुस्वार का मतलब आप जानते हैं इसका एक चिन्ह होता है। इस तरह से ये चिन्ह अनुस्वार का चिन्ह कहा जाता है। तो यहाँ इन्होंने इस सूत्र के द्वारा ये बताया है कि पदांत में यदि माँ है, ठीक है, पदांत में क्या है? माँ है। पदांत का मतलब होता किसी भी प्रथम पद के अंत में, किसी भी प्रथम पद के अंत में यदि माँ है और माँ के बाद कोई भी व्यंजन हो। ठीक है, कोई भी व्यंजन हो। या इन्होंने ये नहीं कहा कि ये व्यंजन हो, यहाँ कोई भी व्यंजन हो। और व्यंजन को संस्कृत में किस प्रत्याहार में रखा जाता है? हल प्रत्याहार में रखा जाता है। इसलिए व्यंजन का दूसरा नाम हल भी कहा जाता है। तो या हल लिखा हो या व्यंजन वो किसके बाद हो? माँ के बाद हो। तो ये जो माँ है इसका आपका अनुस्वार रूप हो जाता है। इसका अनुस्वार रूप हो जाता है। जैसा कि मैं इसको यहाँ इस तरह से लिख भी दे रही हूँ कि ये अनुस्वार में बदल जाता है। ठीक है, किसमें बदल जाता है? अनुस्वार में बदल जाता है। तो संधि का नाम था अनुस्वार संधि, सूत्र था मो अनुस्वारः। इसका मतलब है कि किसी भी पद के अंत में यदि माँ है और माँ के बाद कोई भी व्यंजन आ रहा है, कोई भी हल आ रहा है, तो वो माँ आपका अनुस्वार का चिन्ह के रूप में बदल जाता है। ऐसा इसका नियम है। ठीक है, आगे हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उदाहरण होंगे हरिम, हरिम प्लस बंदे, हरिम प्लस बंदे। ठीक है, ये उदाहरण है हरिम प्लस बंदे। तो आपने देखा माँ के बाद वाह आया। इन्होंने कहा कोई भी व्यंजन हो, कोई भी व्यंजन हो। तो यहाँ पे आपका क्या है? आपका बंदे यहाँ इस तरह लिखा जाएगा, बा बनाएंगे, हरिम प्लस बंदे। तो यहाँ पे आपका जो हरि माँ है, यहाँ पे ये माँ आपका इस रा पे अनुस्वार के रूप में लग जाएगा। ये इसका चिन्ह हो गया। और आगे वाला शब्द हम उसी तरह से लिख देंगे। ठीक है, हरिम बंदे। अगर यहाँ वा भी है तब भी कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वाह है तो वाह बना देंगे और आपका बा है तो बा बना देंगे। वंदे लिखा हो या बंदे लिखा हो, दोनों शब्द हमारे सही होते हैं। ठीक है, अगला उदाहरण देखेंगे। अगला देखेंगे प्रियम, प्रियम प्लस बद, प्रियम प्लस बदा लिख दो, प्रियम प्लस बदा। ठीक है, अगर यहाँ वंदे लिख सकते हैं तो सही है, चलो हम वंदे कर देते, बाई चांस वंदे ना सही हो। ठीक है, इसलिए हम इसको वंदे ही रख देते हैं। तो यहाँ लिखा प्रियम बदा, तो आपका माँ के बाद वाह आया तो क्या होगा? ये
माँ या के ऊपर अनुस्वार के रूप में लग जाएगा और आपका शब्द बन जाएगा प्रियम बदा। क्या बन जाएगा? प्रियम बदा। ठीक है, आगे देखेंगे अलम, अलम प्लस करोति, अलम प्लस करोति, तो इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सरल अनुस्वार संधि है, जैसा कि ये माँ तुरंत इसके पहले वाले पे अनुस्वार के रूप में लगा देना है, यही अनुस्वार संधि होती है। तो क्या हो जाएगा? अलम करोति। यहाँ कुछ कठिन जैसा है ही नहीं जिसे बहुत ज्यादा समय लिया जाए। तो आप देख रहे हैं कि कितनी सरल संधि, सरल से अगर इस तरह लिखा हो और आपका विच्छेद पूछा जाए तो ये बिंदु माँ के रूप में बदल जाएगा और उस पे हलंत लगा दिया जाएगा। और संधि पूछा जाए तो आपका पता है कि ये अनुस्वार का चिन्ह होता है, इसीलिए अनुस्वार संधि होती है। ठीक है, अनुस्वार संधि होती है। अगला देखेंगे, जैसे लिखा हो ग्रहम, ग्रहम प्लस गच्छति, ग्रहम प्लस गच्छति। माँ, माँ के बाद कोई भी व्यंजन हो, माँ, माँ के बाद कोई भी व्यंजन हो, ग्रहम गच्छति, क्या बन जाएगा? ग्रहम गच्छति। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आपने कितने सरल सरल उदाहरण और आपका इसमें अनुस्वार संधि है। ठीक है, रामम, रामम प्रण, प्रणमामि, रामम प्लस प्रणमामि, क्या बनाएंगे इसका? रामम इस तरह लिख लेंगे और आगे वाला शब्द में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए जैसा का वैसा ही लिखा रहने देंगे। ठीक है, तो आपने देखा, क्या देखा कि जो अनुस्वार संधि होती है इसका सूत्र मुंह अनुस्वारा है और पद के अंत में माँ हो और माँ का मेल किसी भी व्यंजन से हो रहा हो तो माँ अनुस्वार में बदल जाता है, जैसा कि आप उदाहरण में देख पा रहे हैं। हरिम प्लस बंदे, हरिम बंदे, प्रियम प्लस बदा, प्रियम बदा, अलम प्लस करोति, अलम करोति, ग्रहम प्लस गच्छति, ग्रहम गच्छति, रामम प्लस प्रणमामि, रामम प्रणमामि। ठीक है, आपकी एक संधि अनुस्वार संधि आपकी पूरी हो गई है। ठीक है, अनुस्वार संधि पूरी हो गई है, लेकिन यहाँ पे कुछ आपके अपवाद भी है, मतलब कुछ एक नोट करके, जैसा कि आपको इसमें से कुछ चीजें ध्यान रखनी है। नियम यही है, नियम यही है, लेकिन कुछ नोट है। नोट ये है कि यदि यदि माँ के बाद, माँ के बाद यहाँ पे कोई भी व्यंजन लिखा था, हल हो, लेकिन यहाँ ये कह रहे कि ऐसा तो होगा। ठीक है, लेकिन माँ के बाद आपका ऊष्म, ऊष्म या अंतस्थ वर्ण आए, अंतस्थ वर्ण आए, वर्ण आए, तो क्या होगा? तो माँ हमेशा अनुस्वार में रहेगा। तो पूरा लिख दे रही हूं, तो माँ हमेशा अनुस्वार में ही रहेगा। ठीक है, हमेशा अनुस्वार, अनुस्वार में ही रहेगा, ऐसा। तो आगे देखेंगे इसके क्या उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि, जैसे इसके उदाहरण हो सकते हैं सम प्लस वाद, सम प्लस बाद। ठीक है, तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? संवाद। जैसा कि वहां भी ये नियम लागू हो रहा था, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे जैसा लिखा हो, जैसे सम प्लस हार, सम प्लस हार क्या हो जाएगा? संहार। ठीक, अगर आपकी विसर्ग लगी है तो विसर्ग लगा देंगे संहारा, इस तरह से। ये संस्कृत है इसलिए, लेकिन यहाँ से संधि का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, सम, सम, सम प्लस सय, सम प्लस सय क्या हो जाएगा? संशय, संशय। ठीक, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आगे देखते हैं, सम प्लस सय क्या हो जाएगा? ये इधर लिखते हैं, सम, सम प्लस सय,
सम प्लस सय क्या हो जाएगा, संसह। ठीक है, संसह, संसह। आगे देखेंगे और क्या हो सकता है, जैसे कि सम प्लस सारहा, सम प्लस सारहा क्या हो जाएगा, संसारहा, संसारहा। सम प्लस विधानः, सम प्लस विधानः क्या हो जाएगा, संविधानः, संविधानः। ठीक है, सम प्लस धानः, संविधानः। आगे देखेंगे, जैसा कि आपको बताया कि माँ के बाद ऊष्म और अंतस्थ वर्ण आए, तो माँ हमेशा किसमें रहता है, आपका रहता है अनुस्वार में ही रहता है। ठीक है, ये अनुस्वार संधि के ही अंतर्गत है, लेकिन अगर इसमें भी पूछा जाए तो ये पर सवर्ण अनुस्वार होता है। कैसा होता है, पर सवर्ण अनुस्वार। लेकिन सुपर टेट में इतना डीपली नहीं पूछा जाता, सिर्फ अनुस्वार आपको दिख रहा है तो अनुस्वार संधि ही बता देंगे। ये टीजीटी या पीजीटी में ऐसा अनुस्वार के अंतर्गत ही पर सवर्ण है या कौन सा है, इस तरह से हो सकता है पूछा जाए। यहाँ आपको सिर्फ याद रखना, अनुस्वार संधि में आपका जो माँ है वो अनुस्वार में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे और भी इसका एक दो नियम है, इसका क्या नियम हो सकता है। जैसे कि अगला ये होता है, यदि माँ के बाद अभी माँ की बात चल रही है, तो माँ के बाद यदि कोई स्वर आए, क्या आए, स्वर आए, माँ के बाद स्वर आए, तो क्या होता है, वो जो स्वर है, ये जो स्वर है ये माँ में मिल जाता है। आए तो स्वर माँ में मिल जाता है, लिख लें, या फिर बताएं कि क्या बता सकते हैं इसको, ये कह सकते हैं कि जो स्वर है वो माँ पर मात्रा के रूप में लगाया जाता है। ठीक है, जो स्वर है वो माँ में किसके रूप में लगाया जाता है, मात्रा के रूप में लगाया जाता है। जैसा कि अभी आपको उदाहरण में समझ में आ जाएगा, जैसे लिखा हो, देखेंगे आप लोग उदाहरण में, जैसे लिखा हो काम प्लस एसहा। ठीक, ये संस्कृत का उदाहरण है, बहुत पूछा जाता। काम प्लस ऐसा आपको बताएंगे क्यों ज्यादा पूछा जाता। तो इसका आपने कहा कि माँ के बाद कोई भी स्वर होगा तो ये स्वर इसको पूरा कर देगा, तो यहाँ पे शब्द बन गया कामेशहा। तो आप देखेंगे, मैंने आपको गुण संधि में बताया था कि एक ही मात्रा होती है, आपसे कहा जाएगा कामेशा का विच्छेद करो, तो अधिकांश बच्चे क्या करेंगे, काम ईसा करेंगे, जबकि ईसा का यहाँ वास्तविक और शाब्दिक अर्थ ना होने के कारण ये काम ईसा, इसका विच्छेद गलत माना जाता है। ठीक है, तो काम हलंत वाला और ऐसा ये माँ पे ए आएगा, तब ये काम माँ पे ए लग जाएगा, कामेसा। आगे देखते हैं, फलम, फलम प्लस आनय, फलम प्लस आनय, माँ के बाद आया तो माँ पे क्या लग जाएगा, आ लग जाएगा, हो जाएगा फल मानय। क्या हो जाएगा, फल मानय। ठीक है, तो आपने देखा कि फल मानय का जब संधि विच्छेद पूछा जाता है तो ज्यादातर बच्चे सोचते फलम और आनय दीर्घ संधि जैसा लग रहा है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि फलम माँ पे हलंत लगता है और हलंत वाला व्यंजन संधि में आ जाता है, जो आपका अनुस्वार संधि में, इसका एक अनुस्वार संधि का दूसरा नियम कह सकते हैं इसको, क्योंकि वैसे तो माँ का अनुस्वार होता था, यहाँ माँ का अनुस्वार नहीं होता है। ठीक है, यहाँ माँ का अनुस्वार नहीं होता है। जैसे लिखा हो, अगला एक उदाहरण और है, अस्वम
प्लस आरूढ़ा, अश्वम प्लस आरूढ़ा, तो क्या हो जाएगा? अश्व अश्वमारूढ़ा, ठीक है, अश्वमारूढ़ा, ठीक है। अश्वम आरूढ़ा, घोड़े पर, आरूढ़ माने सवार, घोड़े पर सवार, घुड़ सवार, ठीक है। तो इस तरह से आपके उदाहरण होंगे, ये भी अनुस्वार संधि होंगे और आपकी ये भी अनुस्वार संधि होगी और ये भी अनुस्वार संधि होगी। अगला देखते हैं, इसी में एक छोटा सा उदाहरण है, उससे देख लेंगे, या फिर ये कहेंगे जैसे कि माँ के बाद, माँ के बाद, माँ के बाद रा आए, क्या आए? रा आए, ठीक है। तो उदाहरण में देख लेंगे तो क्या होता है। उदाहरण में ये होता है, देखेंगे जैसे लिखा हो सम प्लस राजहा, ठीक है, सम प्लस राजहा, माँ का अनुस्वार होना था व्यंजन आने पर, लेकिन कुछ अपवाद हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? माँ के साथ रा, दोनों एक साथ बन जाएंगे, मिलकर के बन जाएंगे। रा आपका कैसा है? पूरा है, ठीक है, और माँ आधा है, तो हमने पहले ही बता दिया था कि आधा वाला ऊपर बनता है और पूरा वाला नीचे बन जाता है। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा सम्राजहा, ठीक है, क्या बन जाएगा? सम्राजहा। इसी तरह से दूसरा उदाहरण होता है सम प्लस राटहा, ठीक है, सम प्लस राटहा, सम्राटहा। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ अगर आपको इस तरह से उदाहरण दिया जाए तब भी आपकी अनुस्वार संधि होगी, किस सूत्र से? मो अनुस्वारा सूत्र से। तो ये आप इस तरह से, इस तरह से, ये सभी अनुस्वार संधि के उदाहरण हैं, ठीक है। और अनुस्वार संधि का नियम तो ये था कि माँ के बाद कोई व्यंजन आए, माँ आपका किसमें हो जाएगा? माँ अनुस्वार में हो जाएगा, ठीक है, माँ अनुस्वार में हो जाएगा। लेकिन अगर आशा की जैसा कि यहाँ तो अनुस्वार हो ही रहा, बिल्कुल सरल है, यहाँ अनुस्वार ही होता है, ठीक है, और यहाँ पे आपका माँ किसी स्वर से मेल करता है तो माँ पर वो स्वर की मात्रा लग जाती है। माँ रा के साथ मेल करता है तो माँ और रा एक साथ मिलकर के बन जाते, यहाँ कोई अनुस्वार नहीं होता है। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी संधि मिले, इस तरह से संधि विच्छेद पूछा जाए तो आप ऐसे करेंगे और इसका नाम होगा अनुस्वार संधि, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेते रहें, ले लिया करें, और इसके आगे हम पढ़ते हैं आगे। अगली संधि है आपकी, संधि यही है, अभी मैंने आपको बताया था कि पर सवर्ण अनुस्वार, ठीक है, पर सवर्ण में वो आएंगे जो उदाहरण लिखे थे हमने, वो पर सवर्ण में आते हैं, लेकिन होते अनुस्वार के ही हैं। तो आप ये देखेंगे कि पर सवर्ण अनुस्वार और अनुस्वार में क्या अंतर होता है। पर सवर्ण अनुस्वार और अनुस्वार में क्या अंतर होता है। तो ये संधि आपकी पर सवर्ण अनुस्वार है, ठीक है, पर सवर्ण अनुस्वार संधि, ठीक, पर सवर्ण अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि का सूत्र था मो अनुस्वारा, और यहाँ इसका सूत्र है अनुस्वारस, अनुस्वारस, अनुस्वारस यही पर सवर्णः, सवर्णः, ठीक है, अनुस्वारस यही पर सवर्ण, ये इसका सूत्र है। तो ये कह रहा है कि क्या है कि अगर कोई भी वर्ग का कोई अक्षर है, ठीक है, कोई वर्ग का क्या है कि जैसे आपका यहाँ माँ है और इसके बाद जिस वर्ग का अक्षर है
इसमें क्या है, यहाँ पे वर्ग का कोई भी अक्षर है और कोई भी वर्ग का है, तो यहाँ जिस वर्ग का अक्षर होगा उसी वर्ग का पंचम वर्ण में बदल जाता है। ठीक है, यहाँ वर्ग का कोई भी अक्षर होगा लेकिन बदलेगा किस में, वर्ग के उसी वर्ग के पंचम वर्ण में, पंचम वर्ण में बदल जाता है। ठीक है, पंचम वर्ण में बदल जाता। आपको उदाहरण से ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ आप ये जानेंगे माँ का मेल किसी वर्ग के वर्ण से होगा। ठीक है, जबकि वहां भी हो रहा था, तो वहां क्या हो रहा था, माँ आपका अनुस्वार में बदल रहा था, लेकिन यहाँ माँ का पंचम वर्ण होगा। यदि आप चाहें तो उसको अनुस्वार के रूप में भी लिख सकते, इसीलिए इसका परसवर्ण अनुस्वार है। क्या नाम है, परसवर्ण अनुस्वार। उदाहरण देखेंगे, जैसे उदाहरण इसमें हो सकते हैं, उदाहरण होंगे साम, साम प्लस तहा। ठीक है, साम प्लस तहा। आपको पता है कि ता का पंचम वर्ण कौन होता है, ता था दा धा क्या होता है, ता था दा धा ना होता है। ठीक है, ता था दा धा ना होता है। तो आपका जो माँ है ये ना में बदल जाएगा, आपका सांतः इस तरह लिख जाएगा। ठीक, आप चाहें इस ना को आप अनुस्वार के रूप में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपका ये ज्यादा सही होता है। ये हिंदी में यूज करते हैं इसको, लेकिन संस्कृत में अधिकांशतः इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, अगला उदाहरण देखेंगे। अगला कुन प्लस ठित, कुन प्लस ठित। ठीक है, ठा का पंचम वर्ण टा ठा डा ढा ड़ा होता है। तो ये जो ना है, सॉरी यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाँ सही है। तो आपने देखा यहाँ पे माँ और ना, तो यहाँ कभी कभी माँ भी आ जाता, कभी कभी ना भी आ सकता है। तो आपका ये हो गया कुंठित। क्या बन गया, कुंठित। ठीक है, आप हलंत नहीं लगाएंगे, शब्द आपका सही बन जाएगा कुंठित। तो कुन प्लस ठित, कुंठित। ठीक है, आगे देखेंगे रम प्लस जनः, रम प्लस जना, रम प्लस जना। जा का पंचम जा झा चा छा जा झा या, ये चा वर्ग का वर्ण है। तो आपका रा जो माँ है वो रा, सॉरी किसमें बदलेगा, इसमें रंजना, वर्ड क्या बन जाएगा, रंजना। ठीक है, तो इस तरह से उदाहरण जो होते हैं वो भी अनुस्वार संधि के हैं, लेकिन इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और अनुस्वार में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे लिखा हो प्रियम प्लस का, प्रियम प्लस का। ठीक है, तो का खा गा घा इंगा, माँ किसमें बदलेगा, इस तरह के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। अब आधा है तो आपका आधा ही बनेगा। ऐसा होता है कि इसको दो प्रकार से लिखा जाता है। ये आपका जो पंचम है, आपसे कहा जाए कि यहाँ जो अनुस्वार है ये किसके वर्ण के स्थान पर आया है, तो इसके स्थान पर आया है, जबकि इसका जो अनुस्वार में होगा वो इस पर, इसके स्थान पर आएगा। इस तरह से कभी कभी अनुस्वार भी पूछ लिए जाते हैं। ये अनुस्वार आपका इस वर्ण के स्थान पर आया है और यहाँ पे आपका ये जो अनुस्वार है ये इस वर्ण के स्थान पर आया है। ठीक, और यहाँ ये अनुस्वार ना के स्थान पर आया है। तो ये भी अगर आपसे पूछा जाए कि है सभी अनुस्वार में ही, लेकिन किसके किसके स्थान पर आए, तो ऐसा आप देख रहे हैं उसी का पांचवा बनेगा। चाहे तो अनुस्वार में भी लिख सकते हैं और पंचम में भी लिखा जाता है। ठीक है, और देख लेंगे, और उदाहरण देख लो कुछ। पम प्लस पा, पम प्लस पहा, माँ पापा बाबा माँ, यहाँ यही रहेगा पम पा। ठीक, ठीक है, लिख देते हैं चम प्लस पा, चम प्लस पहा। ठीक है, क्या हो जाएगा, चम पहा, चम पहा। ठीक, चम पहा, इस तरह से
आपने देखा कि आपका अनुस्वार संधि होता है। कम प्लस पन, कम प्लस पन, ठीक है, कम पन क्या हो सकता है, कम पन। ठीक, आगे दम, और एक धड़ लिख लो, दम प्लस डहा, दम प्लस डहा। तो देखा आपने टा ठा डाढ़ा एड़ा, तो यहाँ कौन सा बन जाएगा पंचम, ये वाला बन जाएगा दन डहा। तो इस तरह से परसवर अनुस्वार, अनुस्वार यही परसवर्णा सूत्र से क्या कहता, किसी जब माँ का किसी भी वर्ग का कोई वर्ण होगा, कोई भी व्यंजन होगा, उसी वर्ग का पांचवा वर्ण बन जाएगा। और इसमें आप चाहें तो अनुस्वार के रूप में भी लिख सकते हैं और पंचम के रूप में भी लिख सकते हैं। और अभी जो मैंने आपको संवाद, संविधान इस तरह से बताए थे, वहां सिर्फ आपका अनुस्वार ही आएगा, आपके पंचम वर्ण उसमें होते ही नहीं है। तो वो जो माँ है वो हमेशा अनुस्वार में ही रहेगा, इसीलिए वो पर सवर्ण में आते थे। ठीक है, इसीलिए वो क्या आते थे, पर सवर्ण में आते थे। तो यहाँ आपने देखा कि दो संधि आपने पढ़ ली। कितनी संधि पढ़ ली, दो संधि पढ़ ली। पहली अनुस्वार संधि और दूसरी पढ़ ली आपने पर सवर्ण अनुस्वारा। अगली संधि पढ़ेंगे अनुनासिक संधि। अगली संधि कौन सी संधि होगी आपकी, अनुनासिक संधि। अनु, अगली संधि, अगली संधि है अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि, अनुनासिक संधि। ठीक, इसका सूत्र है यरो, सूत्र है, सूत्र यरो अनुनासिका, यरो अनुनासिका, यरो अनुनासिका, नासिको, नासिको वा। ठीक, ये इसका सूत्र है, यरो अनुनासिका नासिको वा, यरो अनुनासिका नासिको वा सूत्र है। ये कहता है, यहाँ पे आप देख रहे थे कि माँ और ना हमारे पहले आए थे और इसके बाद आए थे कोई भी वर्ग का व्यंजन। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि आपका पहले होगा क्या, पहले कोई भी वर्ग का व्यंजन होगा, कोई भी वर्ग का आपका व्यंजन होगा। बहुत सरल और साधारण तरीके से समझा रहे, नहीं तो ये व्यंजन संधि जल्दी किसी को समझ में नहीं आती है। तो यहाँ आप देखेंगे कि वर्ग का कोई भी व्यंजन होगा, उसका मेल आपका उसका ना से भी हो सकता है या माँ से भी हो सकता। उसका मेल किस किस से होगा, ना से भी हो सकता है या माँ से भी हो सकता है। तो ये क्या होगा, तो इसमें जिस वर्ग का व्यंजन होगा उसी वर्ग का यहाँ पंचम वर्ण हो जाएगा, उसी वर्ग का क्या हो जाएगा, पंचम वर्ण हो जाएगा। ठीक है, पंचम वर्ण हो जाएगा। तो जैसा कि उदाहरण में देख लेते हैं, यहाँ डेफिनेशन ये हुई, इसकी परिभाषा ये है कि कोई भी वर्ग का व्यंजन का मेल ना और माँ से हो तो उसी वर्ग का पंचमा या पंचम वर्ण हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, पांचम वर्ण हो जाता है। जैसे लिखा हो दिक प्लस नाथ, दिक प्लस नाथ। ठीक, दिक प्लस नाथ का है, इसके बाद ना आया तो का जो पांचवा होगा वही हो जाएगा का खा गा घा इंगा, क्या हो जाएगा, इंगा हो जाएगा। वो भी इस तरह से दिंगनाथ लिखा मिलेगा आपको, और इस पे लगाएंगे हलन, क्योंकि उसके बाद कोई स्वर का मेल नहीं हुआ है, उसके बाद सिर्फ व्यंजन मिला है, तो आपका व्यंजन दिखाई देगा वहां पे। जैसे लिखा हो सट मुख,
क्या लिखा हो, षटमुख। तो यहाँ पे टा का जो पांचवा है वो क्या हो जाएगा, षणमुख। ठीक है, षणमुख। तो इस तरह से और भी उदाहरण देखते हैं। जैसे लिखा हो जगत, जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ। ता का पांचवा ता था दाधा ना, ता का पांचवा ना, जगन्नाथ, जगन्नाथ। ठीक है, जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ, सठ प्लस मुख, सड़मुख, और दिक प्लस नाथ, दिंगनाथ। और देखते हैं इसी में एक अपवाद टाइप का उदाहरण है। ये आपसे संख्या में भी पूछा जाता और यहाँ भी पूछ लिया जाता है। जैसे लिखा हो सठ प्लस नवती, सठ प्लस नवती। आपको पता था कि यहाँ पे ना मा वैसा ही लिखा है, सिर्फ ये अपने पांचवे में बदलेगा। ठीक, लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ आपका ये तो पांचवे में बदल गया, लेकिन ये भी उसी के जैसा बनाया जाएगा, अर्थात ये भी पंचम ही बन जाता है। और आपका एक उदाहरण होता है सड़वती, जिसका संख्या में मतलब होता है 96। ये संख्या में भी पूछा जाता है और इसकी संधि विच्छेद क्या होती है, सठ प्लस नवती होता है। नवती का मतलब यहाँ 90 से, और सठ का मतलब 6 से। 90 और 6 कितने होते हैं, 96 होते हैं। ठीक, तो ये अपवाद में याद रखेंगे कि सड़वती की संधि विच्छेद पूछी जाए, सठ प्लस नवती, सठ प्लस नवती क्या बनता है शब्द, सड़वती। कौन सी संधि होती है, अनुनासिक संधि। कौन सी संधि होती है, अनुनासिक संधि। ठीक है, जैसे लिखा हो पद प्लस नगहा। ठीक है, ता था दाधा ना। तो यहाँ पे पांचवा क्या है, ना ही है, तो शब्द बन जाएगा आपका पन्नगहा। क्या बन जाएगा, पन्नगहा। आगे देखते हैं और उदाहरण देखते हैं। एतद, एतद प्लस मुरारी, एतद प्लस मुरारी क्या हो जाएगा, ता का दा हो जाएगा, एतन मुरारी, एतन मुरारी। ठीक है, ये पूछे हुए उदाहरण है, इसलिए मैं इनको यहाँ आपके सामने लिख रही हूँ। तो देखेंगे आगे और देख लेंगे कुछ उदाहरण। बाक प्लस मय, बाक प्लस मयहा। काका जैसा यहाँ हुआ था वैसा ही यहाँ होगा, बांग मयहा, बांग मयहा। ठीक, बाक प्लस मयहा, बांग मयहा। ठीक है, और देखो एक उदाहरण, चित, चित प्लस मय, चित प्लस मय क्या हो जाएगा, चिन्मय। क्यों, ताका पांचवा ना। ठीक है, ताका पांचवा ना होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि पर सवर अनुस्वार और अनुनासिक या फिर इससे पहले अनुस्वार, तीन संधि आपकी हो गई। किसमें क्या अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा ही अंतर होता है। आगे हम लोग देखते हैं। आप के लिए मैं स्क्रीनशॉट का थोड़ा सा समय देती हूँ, तो आप ले लिया करो स्क्रीनशॉट। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आपको ये दोनों संधि समझ में आई होंगी। ठीक है, कौन कौन सी, परसवर अनुस्वार, अनुनासिक, और इससे पहले आपकी सिर्फ अनुस्वार मुंह अनुस्वारा सूत्र से होती थी। अगली संधि देखते, व्यंजन संधि में हम लोग कौन सी संधि पढ़ रहे हैं, हम लोग व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं। ठीक है, कौन सी संधि, व्यंजन संधि। अगली संधि है आपकी, अभी आपने पढ़ी थी पर सवर्ण। क्या पढ़ी थी, पर सवर्ण। अब पढ़ेंगे पूर्व सवर्ण संधि, पूर्व सवर्ण संधि। पूर्व का मतलब पहले और पर का मतलब बाद में। ठीक है, पूर्व सवर्ण संधि। यहाँ क्या है, यहाँ कुछ ही एक दो उदाहरण हैं, इन्हीं से समझ लेंगे। वैसे तो ये बहुत हाई लेवल के एग्जाम में पूछी जाती है, लेकिन हम इसको आपको यहाँ बता रहे ताकि कभी कभी थोड़ा सा पेपर का लेवल अगर कठिन हो जाता है तो ऐसी संधि पूछ ली जाती है। इसमें क्या होगा, जैसे लिखा हो बाक
प्लस हरी, आपका शब्द होगा बाक प्लस हरी। तो यहाँ क्या होता है कि ये कह रहे हैं कि जो पहले वाला ये का है, ये का अपने ही तीसरे वर्ण में बदल जाएगा और हा का धा हो जाएगा। तो क्या शब्द बन जाएगा? ये शब्द बन जाएगा बाग धरी। ऐसा पूछा जाता है और इसका संधि विच्छेद, ठीक, अगर पूछा जाए तो बाग धरी, तो यहाँ बच्चे बाग प्लस धरी कर देते हैं क्योंकि यहाँ धरी दिख रहा है। तो उन्हें आपको पता होना चाहिए कि इसका तो सही किया बाक, लेकिन ये जो धा है वो हा में बदलेगा, तब संधि विच्छेद सही मानी जाएगी। ठीक है, पत पत प्लस हति, पत प्लस हति, ठीक है, पत प्लस हति। तो देखेंगे इसका तीसरा ता था दा क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा, और जो हा है वो धा में बदल जाएगा, शब्द हो जाएगा पद्धति। पद्धति का संधि विच्छेद पत प्लस हति, पत प्लस हति क्या बनेगा? पद्धति। आपको पता है कि संस्कृत में दा और धा एक साथ होते हैं, तो इस तरह भी बना लिया जाता है। तो इसका दो रूप हो सकते हैं, एक आपका पद्धति इस तरह से और आपका दूसरा पद्धति इस तरह से। ठीक है, और देख लेते एक उदाहरण और है इसका। ये उदाहरण बहुत पूछा जाता है, उत प्लस हार, उत प्लस हारहा। ठीक है, ता का दा हो गया, ता का क्या हो गया? दा, हा का धा हो गया, उद्धारा, उद्धारा। इसे क्या कहेंगे? पूर्व सवर्ण संधि। इसको आपको पता है कि दो तरह से लिख सकते हैं, तो आप दो तरह से लिख लेंगे। ठीक है, उद्धारा आपका ऐसा भी लिखा हो सकता है और उद्धारा इस तरह भी लिखा हो सकता है। तो आपने देखा कि पूर्व सवर्ण संधि में बाग प्लस हरी बाग धरी बनेगा, पत प्लस सती पद्धति बनेगा, और उत प्लस हारा उद्धारा बनेगा। ठीक है, तो ये संधि बहुत छोटी थी, तो यहाँ आपको समझ में आ गई होगी। और अगली संधि है व्यंजन संधि में, हमारी लास्ट संधि है तुगागम संधि, तुगागम संधि। ठीक है, तुगागम संधि। तो यहाँ देखेंगे कि तुगागम संधि क्या है। इसका यहाँ कोई सूत्र नहीं है, या सूत्र से नहीं, सिर्फ हम उदाहरण से समझेंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई आपका संधि में आगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आगम हो जाएगा। अभी आपको बताएंगे कि हमारे संस्कृत में दो शब्द होते हैं, आगम और आदेश। जो आगम होता है वो मित्र की तरह होता है, और जो आदेश होता है वो आपका शत्रु की तरह होता है। और संधि में आगम और आदेश दोनों का प्रयोग होता है। यहाँ पे आगम हो रहा है, जबकि कई बार संधि में इससे पहले आदेश हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? जैसे लिखा हो, उदाहरण के समझेंगे, अनु प्लस छेद। ठीक है, यहाँ ये नियम था कि अगर क्या कहते हैं कि किसी भी स्वर का, कोई भी स्वर के बाद कोई भी व्यंजन आ रहा हो, कोई भी स्वर के बाद कोई भी व्यंजन में आपका छा हो, क्या हो? छा हो, तो इस छा से पहले चा का आगम हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको एक, आप में जब व्यंजन संधि शुरू की थी तो मैंने कहा था इधर स्वर हो सकता है और इधर व्यंजन हो सकता, ऐसा भी मिलान होता है, जैसा यहाँ हो रहा। यहाँ आपका स्वर है, यहाँ व्यंजन, तो ये भी आपकी व्यंजन संधि में ही आती है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसके बाद हमारा अगर छा आए तो हमारा बीच में चा का आगम हो जाता है, शब्द बन जाता है अनुच्छेद। क्या बन जाता है? अनुच्छेद। ठीक है, इस तरह से। और देखो उदाहरण एक दो इसके हैं, जैसे लिखा हो परि प्लस छेदा, परि प्लस छेदा। स्वर है, स्वर का व्यंजन से मेल हो रहा है, तो बन जाएगा परिच्छेदा। क्या बन जाएगा? परिच्छेदा। ठीक है, लिखा हो, क्या लिखा हो? मात्र प्लस छाया, मात्र प्लस छाया। तो आपने देखा यहाँ ऋषि है और ऋषि हमारा स्वर होता है, स्वर के बाद छाया, तो चा का आगम हो जाएगा और हमारा पीछे वाला वैसा ही लिखा रहेगा, मात्रक छाया। क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा मात्रक छाया, मात्रक छाया। तरु, एक उदाहरण और याद आ रहा है, तरु प्लस छाया, ये पूछा हुआ उदाहरण है। तरु प्लस छाया, ऊ के बाद छा, छा से पहले चा का आगम, तो क्या हो जाएगा? तरुच्छाया,
तरोछाया। तो इस तरह से आपने देखा कि व्यंजन संधि में जितने भी आपकी व्यंजन संधि के नियम थे, जितनी व्यंजन संधि थी जो आपकी सुपर टैट में आ सकती हैं, बल्कि एक लेवल आपका ज्यादा ही पढ़ा दिया। और आपने अगर पूरा वीडियो सही से देख लिया तो आपके सुपर टैट में उदाहरण भी इस मेरे ही उदाहरण से मिल जाएंगे, क्योंकि वहां संस्कृत में आपको ऐसे ही उदाहरण पूछे जाते हैं जैसा कि मैंने यहाँ बताया है। तो अभी देखते हैं कि आपने स्वर संधि पूरी पढ़ ली, व्यंजन संधि पूरी पढ़ ली। तो अगले वीडियो में हम आपको स्वर संधि बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। तो आप वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए, ठीक है। और आज के वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।